मेरे जनरल स्वाद साहब, क्या भारत ने गलवान के हादसे के बाद कुछ सबक सीखा है? हाँ, देखो बिल्कुल आशुतोष, उससे पहले जो पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं कि भारत और जो चीन है उसके बीच के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारा अभी तक बॉर्डर डिमार्क नहीं हुआ है। याद रखो, जो चीन 14 देशों के साथ उसके लैंड की बाउंड्री है, उसमें से 12 देशों से उसने समझौता कर लिया है। दो रह गए हैं, एक तो भारत, एक भूटान। और वो जानबूझ के इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कराना चाहता, वो भारत पे प्रेशर रखना चाहता है। जैसा हमारे व्यूअर जानते हैं, 3 सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, सेंट्रल सेक्टर है जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है, और वेस्टर्न सेक्टर है जो कि लद्दाख है। तो अभी तक मैप भी एक्सचेंज नहीं हुए ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर के, कुछ एक समय के लिए सेंट्रल सेक्टर के हुए। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं जो नीयत में फर्क है चीन के, वो चीन नहीं चाहता कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व हो, और वो भारत को अंडर प्रेशर रखना चाहता है। कुछ एक हमारी नीति थी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पहले 50 साल इतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद हमने सोचा अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रांत में, तो क्या होगा कि चीन उसका इस्तेमाल करके अंदर आ सकता है। तो हमने अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ही नहीं किया। और ये एक विडंबना है कि एक ऐसा देश होने के बावजूद हमने पहले 50 साल ना सड़कें बनाई, ना रेलवे लाइन बनाई, ना ब्रिजेस बनाए, ना टनल बनाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक। मगर ये माइंडसेट 15-20 साल से और स्पेशली 10 साल से चेंज हो गया है कि हम अपने इलाकों को अगर इकोनॉमिकली इंप्रूव करना है, चाहे वो बॉर्डर के एरिया है, तो वहां पर सड़कें जाना जरूरी है। और इसलिए अगर वहां पर इकोनॉमिकली को डेवलप करना है तो हमको मिलिटरीली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बदलाव आया है कि हम धीरे धीरे इकोनॉमिकली स्ट्रांग, मिलिट्री स्ट्रांग, और ऐसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे। अब हुआ क्या है, चीन जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सालों से बना रहा है, और उसने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। मगर जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगा तो वो इस चीज को लाइक नहीं कर रहा। जो गलवान के अंदर अब ये आज तक किसी को ये नहीं बता पाए कि भाई वो जब अप्रैल मई में 3 डिवीजन लेके लद्दाख के एरिया में आया, तो आया क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत एक बड़ी मार्केट है चीन के लिए। 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारा ट्रेड है। पहले उसने डोकलम किया, तब भी समझ नहीं आया, और फिर 3 डिवीजन लेके आ गया। तो ये क्यों? क्योंकि इसलिए कि भारत तो बहुत बड़ी मार्केट है। फिर क्यों? क्योंकि 2-3 बातें हो रही हैं। एक तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, और भारत कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा बन सकता है अक्साई चेन में। कहीं ना कहीं हमारी स्टेटमेंट भी पास हुई है पार्लियामेंट में कि अक्साई चेन हमारा एरिया लेना चाहिए। जब से हमने दरबुक शोक दौलत में एक और रोड बनाई जो कि डीबीओ को कनेक्ट करती है, वो सब सेक्टर नॉर्थ है, वो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहां से आप जो जिस इलाका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डोमिनेट कर सकते हो, आप वेस्टर्न हाईवे को डोमिनेट करते हो जो सिंगजांग से लासा आ रहा है, आप काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट करते हो। और इसी प्रकार से जो चीन है उसको लिए भी वो जो देप्सांग का और ये गलवान का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से वो डायरेक्टली साइचन ग्लेशियर और नुब्रा वैली में जा सकता है बाईपास करते हुए डीबीओ। और वो एक ऐसा एरिया है जहां पर चीन और पाकिस्तान का कोलूजन हो सकता है। चीन अक्साइचन से और पाकिस्तान गिलगित पाकिस्तान से हमारी नुब्रा वैली और साइचन को एक प्रकार सैंडविच कर सकता है। तो वो इलाका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 10-12 साल में बहुत अच्छा बनाने की तैयारी और कोशिश की है। इकोनॉमिकली हम अभी भी उतने डेवलप नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च करें, पर मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अगले 5 से 7 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो जाएगा। और ये चीन को बिल्कुल पसंद नहीं। चीन नहीं चाहता कि भारत डेवलप करे, क्योंकि फिर भारत को ट्विस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे गलवान से आपने क्या सीखा? देखो, गलवान से हमने ये सीखा कि चीन को आप हल्के में ना लें, चीन पे भरोसा ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। आप इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रांग हो, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पे आप हर इलाके में स्ट्रांग होने चाहिए। इसके बावजूद गलवान के बाद
चीन ने क्या किया, चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से डेवलप करने की कोशिश की है। उसने रोड, ब्रिजेज, रेलवे लाइन और सबसे बड़ा जो एक लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो है वो उसने तिब्बत ऑटोनमस रीजन में बनाया। हेलीपैड को अपग्रेड किया, एयरफील्ड को अपग्रेड किया, और इसके साथ साथ उसने क्या किया है कि 3000 के करीब गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास, जो गांव नहीं है वो डिफेंडेड लोकेलिटी जी। है। तो ऐसे में बट जनरल साहब, जो आज की तारीख में अगर हम भारत और चीन की जो सेना की अगर हम तुलना करें, तो इक्विपमेंट के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, इकोनॉमिक माइट के हिसाब से, ये एक फर्क है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीन आज हमसे सामरिक स्तर पर और आर्थिक और मिलिट्री स्तर पर थोड़ा 20 पड़ता है। तो ऐसे शत्रु से निपटने के लिए हमें किस तरीके की रणनीति अख्तियार करनी चाहिए, खासतौर पर सेना को किस तरीके। आपने कहा कि हमने अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने पिछले दिनों काफी तैयारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव पेट्रोलिंग करते हो और ये बात अगर चीन को पसंद नहीं है और चीन हमारी सीमा में घुस जाता, तो फिर भारतीय सेना को क्या करना चाहिए और क्या हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारा फोकस जो था पाकिस्तान की तरफ था और हमने चीन की तरफ इतना ध्यान दिया नहीं था। और हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर थी वो भी तीनों की तीनों हम देख रही थी वेस्टर्न सेक्टर स्ट्राइक कोर, मतलब जो कि ऑफेंसिव होती है। अब हमने चीन के लिए एक स्ट्राइक कोर रेज की और थोड़ा सा ध्यान हमने वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नदर्न बॉर्डर पे किया। इसका मतलब भारत का जो फोकस है अब वो चीन की तरफ है, ना कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमजोर है भारत से, उसके अंदर इतनी काबिलियत और ताकत नहीं है कि वो हमारे लिए इतनी थ्रेट बन सकता है जो पहले था। देखो, वैसे एक चीज समझनी पड़ेगी आशुतोष कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो ओवर मिलिटराइज है, क्योंकि भारत से 6 गुना उसकी जो पॉपुलेशन कम है, 1/7 उसका ज्योग्राफिकल है, 1/17 उसकी इकोनॉमी है, पर भारत से 75% उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। इतनी बड़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक छोटा देश क्या कर रहा है? ओवर मिलिटराइजेशन एक उसने अपना क्रिएट कर रखा है कि भारत एक थ्रेट है, इसलिए उसका वजूद है। मगर फिर भी आज वो भारत के तुलना में कमजोर है। भारत का मुकाबला है तो चीन से। हाँ, मैं ये मानता हूं चीन इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी अभी भी हमारे से 2 से ज्यादा पैसा खर्च करता है, मगर हम वो फास्ट कैचअप करें। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने यह दिखा दिया कि इट इज नॉट द इक्विपमेंट और इट इज नॉट द वेपन, इट इज मैन बिहाइंड द वेपन। जिस तरीके से यूक्रेन लड़ा है, इसमें भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारत की जो फौज है वो एक बैटल हार्डन्ड है। एक्साइचिन में, आपकी सियाचिन ग्लेशियर में हमने कारगिल लड़ा, बटालिक उड़े, तो हम, मगर चीन जो है 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ा, जो वियतनाम से लड़ा था छोटे देश से, उसको मुंह की खानी पड़ी थी। और मैं ये भी बताऊंगा कि 1962 के बाद, मैं मानता हूं 1962 के अंदर भारत की हार हुई थी, मगर उसकी वजह कुछ पॉलिटिकल थी, मिलिट्री कम थी। मगर आप देखें नथुला 1967 में हमने तख्ता बदल दिया, 40 तो हमारे जवान शहीद है, 400 से ज्यादा चीनियों को मारा। चोला में भी इसी तरीके से हमने जो किया। तुलंगला जो 1975 में, 1987 में जो सामद्रंग चू, उसके बाद चूमर है या देपसांग है। तो मैं ये कह रहा हूं भारत बदला हुआ भारत है। अभी भारत पूरी कोशिश कर रहा है। भारत ये जानता है कि हम के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ऑफेंसिव हो जाए, पर हम ऑफेंसिव डिफेंस हो जाए। ऑफेंसिव डिफेंस मतलब अपनी डिफेंस रखें और चीन को हम अपने नजदीक ना आने दें। मुझे लगता है ये हमारा माइंडसेट चेंज है। और मैं ये बताने की कोशिश करता हूं अपने व्यूअर्स को कि हमने गलवान में देखे, हमारे 20 जवान तो शहीद हुए, पर रो करेज से उन्होंने 100 से ज्यादा चीनियों को मारा। इसी प्रकार ये जो इलाका अभी यांगसे, वहां पर भी मैंने बटालियन कमांड की है। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि वो तवांग के एरिया में आया। उसकी वजह यह है, एक तो मुनि साहब बता रहे थे कि वो है रिलीजियस पॉलिटिकल हब सेंटर है। तवांग जो है एक ऐसा एरिया है, अगर चीन कैप्चर करता है तो वहां से असम में रोल करना और भूटान में जाना बड़ा आसान हो जाता है। और ये जो यांगसे है वो 17,000 फीट है और वो डोमिनेट करता है उस इलाके को। और ये चीन ने पहली बार नहीं किया, 2006 के बाद कम से कम 7 से 8 बार वो ट्राई कर चुका है।
अब उसने ये सोचा कि जब डाइवर्ट करनी थी अटेंशन, जो उसकी प्रॉब्लम हो रही थी कोविड 09 के कारण और इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, तो उसने सोचा या तो ताइवान की तरफ कुछ करे या भारत की तरफ। ताइवान में करना मुश्किल है क्योंकि वहां अमेरिका के 2 यूएसएस निमते जो जनरल साहब, यूएसएस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।